बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शराफत अफजल। आज हम कोर्स कोड 6566 के यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 इकनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पार्ट 1 में हम सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुँचे थे, जो डिफरेंट 11 पॉइंट उठाए गए थे अबाउट द एजुकेशन, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हु पेज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया हायर एजुकेशन के लिए कौन पे करता है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कौन पे करता है। उसमें हमने डिफरेंट इंटायर सेक्टर को देखा। फेडरल गवर्नमेंट पे करती है फॉर हायर एजुकेशन, प्रोवेंशनल एजुकेशन के प्रोवेंस पे करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम देखते हैं कि इसमें कौन पे करता है। प्राइमरी एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन फ्री इन पाकिस्तान विद द रिस्पेक्ट टू ट्यूशन फीस। पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी एजुकेशन जो है हमेशा फ्री है, इसकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। इट हैज़ आल्सो बीन प्रोवेंशनल लाइबिलिटी फॉर द साउंड रीज़न। ये भी सूबाई जो सूबे होते हैं, प्रोवेंस हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस एजुकेशन को एवरी सिटीज़न को प्रोवाइड करना। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स के वो प्रोवाइड करे प्राइमरी एजुकेशन को। इसमें इसकी लाइबिलिटी जो है वो प्रोवेंस की है, और उसकी रीज़न्स में वन बाय वन डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि द पीपल कंज्यूमर द स्टूडेंट्स सोसाइटी पीपल students come from society you pay for education are ignorant of the advantage and merit of schooling, so prevention government need to intervene on basis of welfare economics। तो अगर वो इग्नोर करते हैं, वो स्कूलिंग नहीं हासिल करते, तो इसका मतलब ये है कि प्रोवेंशनल गवर्नमेंट फेल है इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए। तो वो इंटरवीन करते हैं फॉर प्रोवेंशनल गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीज़न है वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके लिए लाजमी है कि प्राइमरी लेवल पे लोगों को एजुकेट किया जाए। वो इलाके जो पाकिस्तान के लेस डेवलप एरियाज़ हैं, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान और फिर पंजाब, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय वो उनको खेतों में काम पे लगा देते हैं। अब वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवेंशन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे डिफरेंट स्कीम लॉन्च करती है। उन स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट जो है प्रोवेंशन गवर्नमेंट वहाँ के बच्चों को इंसेंटिव देती है कि अगर आप आके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन गेन करेंगे तो आपके वालिदैन को घी का डब्बा, चीनी, चावल, इस तरह की इस एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और उनको गवर्नमेंट इंटरवीन करके वहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे सबको एजुकेशन इज़ एवरी वन एंड एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की बेस पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो फर्स्ट रीज़न जो है हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन के लिए यही है कि लोग जो हैं वो जब इनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के चक्करों में नहीं होते हैं, वो एजुकेशन को इग्नोर करते हैं। इंस्टेड ऑफ एजुकेशन वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय डिफरेंट जॉब्स पे डाल देते हैं। तो वो इस तरह की गवर्नमेंट इंटरवेन करके उनको स्कूलों में लाने की कोशिश करती है ताकि लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा सके। एंड द सेकंड
It is the province that benefit mainly from availability of the skilled and educated manpower. So there is the case in equity for the province finance. सेकंड रीज़न ये है कि अगर प्रोवेंस के पास स्किल और एजुकेटेड पर्सन नहीं होंगे तो उनकी मैन पावर जो उनको चाहिए होगी वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस देती है इक्विटी बेसिस के ऊपर। इक्विटी का मतलब ये है कि वही जो मैंने आपको बात बताई है कि वो लोग जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पे विलिंग नहीं है उनको फाइनेंस किया जाए ताकि वो उनके बच्चे स्कूलिंग करें। Although the some privately managed English medium primary school exist in cities, their share in overall expenditure on primary education is so small that it can ignore and government fund on primary education effectively remain the sole source of financing this sector of education. Although जो प्राइवेट सेक्टर हैं आपको पता है कि वो लाइक बीकेन हाउस, रूट स्कूल, सिटी स्कूल एंड एसी एक्स्ट्रा, ये तो अपना इनका सोर्स ऑफ इनकम है प्राइमरी एजुकेशन। और जब ये प्राइमरी एजुकेशन में स्टूडेंट इनके पास इनरोल होते हैं इंस्टेड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन ये बेसिकली लोगों से फ़ी बटोरते हैं। ऑन एन अदर हैंड सिर्फ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी ट्राई होती है दे आर ट्राइंग टू फाइनेंस द एजुकेशन ऑन फ्री बेसिस फॉर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हु बेनिफिट फ्रॉम द एजुकेशन, ये तो पेइंग की बात हो गई कि फाइनेंस कौन करता है एजुकेशन को, किसने फाइनेंस किया है। हु बेनिफिट फ्रॉम द एजुकेशन, व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। Equity is concerned with the way in which the cost and benefit of education are distributed. That is, thus it is concerned with distribution of resources, whether this distribution is fair or not, according to some value judgment about the justice of value distribution outcome. ब्लॉग एंड मैक 1983। तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया है कि उससे मुराद ये है कि इनइक्विटी वो concern of those person who are worst in situation as compared to those person who are good or efficient। तो इक्विटी का मतलब ये है कि अगर एक बंदा वो मार्क्स ले रहा है कोई एक एक्सीलेंट गुड फेयर, तो फेयर को भी उसकी एहलियत के मुताबिक उसको जॉब जगह देना, ये दिस इज कॉल्ड द इक्विटी। और एफिशिएंसी विलिंगनेस टू यानी एबिलिटी टू वर्क, जितनी एबिलिटी है उसके मुताबिक वो बंदा वर्क करे, दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस रेफर टू द डिग्रेस ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि कितने कम से कम मिनिमम कास्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना, दिस इज एफिशिएंसी। तो बेनिफिट बेसिकली बेनिफिट की बात होती है तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। जब हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कास्ट को तो देख लिया, फाइनेंस आपको कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, different NGOs and religious institutions and so on, but benefit जो है वो बेस करते हैं दो चीज़ों पे, for on the basis of equity and efficiency। equity यानी equal pay from those who are suffering and who are worse situations, उनको इक्वलाइज करना दूसरों के बराबर और उनकी एबिलिटी के मुताबिक। जिस तरह मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में कि इसमें इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध एंड केपी, तो बलूचिस्तान को भी उसकी अहलियत के मुताबिक उसको शेयर प्रोवाइड करना, दिस इज़ कॉल्ड द इक्विटी। और एफिशिएंसी, जैसा पंजाब एफिशिएंट प्रोविंस है तो पंजाब को उसकी एफिशिएंसी बेस पे उसको रिसोर्सेज मुहैया करना। तो ये
बेनिफिट के लिए दो उसूल हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं. टू मेन पॉइंट्स आर यूज फॉर द बेनिफिट. वन इज द इक्विटी एंड अदर वन इज द एफिशिएंसी. स्टूडेंट फाइनेंस. अब स्टूडेंट को डायरेक्टली, ये तो हम फाइनेंस पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको फाइनेंस करे और आगे वो जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स को इंटायर स्कीम के थ्रू उनको बेनिफिट दें. स्टूडेंट फाइनेंस में ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम ऑफ द स्टूडेंट फाइनेंस, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहले है सीड बेड स्कीम. ये स्कीम, सच अ स्कीम provides aid to selected number of students and their main purpose is to promote the rapid expansion of education in higher level. The provision of fund for the higher education abroad from handful of the student is exactly for this purpose. It is expected that the education and the training of the selected pioneer graduation in areas lacking manpower will be later help to promote the subject in Pakistan, that these pioneer graduate will be act as a master trainer and local resource person. तो एक स्कीम ये निकाली गई थी कि वो स्टूडेंट, उनके अंदर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को प्रमोट करना और उन स्टूडेंट्स को वहाँ से उठाना जो प्रोवेंस के वो एरियाज जो लेस डेवलप हैं और वहाँ पे लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है. आफ्टर completing his or her education, he will go to their villages and train the selected pioneer graduate कि वहाँ पे मैन पावर को प्रोवाइड करना और वो जाके ग्रेजुएट वहाँ पे लोकल जो रिसोर्स पर्सन है उनको ट्रेनिंग दे मास्टर की और ट्रेनर के तौर पे काम करे ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट आ सके. तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग कि स्टूडेंट को फाइनेंस करना. सेकेंड वन इज़ द मैन पावर स्कीम. These schemes are primarily economic in nature. Their main purpose to provide the aid to attract students that manpower requirement are fulfilled. The scheme of the University Graduate Commission for attracting students intermediately after their matriculation and to award them a scholarship on condition that they will complete their education up to MSc in the subject of their interest is exactly on the lines. This scheme has been designed by UGC to pursue the talent student not to go into the medical or engineering profession or channel them towards the MSc program that manpower need to talented MSc are fulfill. तो ये एक स्कीम दी गई है मैन पावर स्कीम. इसमें स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ग्रांट दी जाती हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो मास्टर कर सकें और मास्टर के बाद वो आगे सर्व करें. ये स्कीम जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के लिए अवेलेबल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एमएससी बेस्ड स्टूडेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की जाती है. उसके बाद थर्ड जो स्कीम है वह है इक्वलाइजिंग स्कीम. इक्वलाइजिंग स्कीम डियर स्टूडेंट क्या होती है? These schemes has social justification. These are concerned with increase and equalizing the education opportunities. Their main purpose is to ensure that no able student and no high achiever is prevent from the continue his and her education because of financial constraint. The award of the scholarship and stipend come under the categories. The President 1000 scholarship is one such a scheme. The detail of the scheme is given below. Section 4.5b. ये एक स्टूडेंट इक्वलाइजिंग स्कीम भी प्रोवाइड की जाती है. इस स्कीम का बेसिक जो एम पर्पस होता है कि सोसाइटी के वो स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनको डिफरेंट इंटायर ऑफ सोसाइटी से ढूंढ के उनको ये स्कीम मुहैया की जाए ताकि वो जो उनकी एजुकेशन में हिंड्रेंस या कंस्ट्रेंट आ रही हैं उनको वो दूर कर पाएँ और वहाँ पे अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकें. ये प्रेसिडेंट स्कीम जो 1000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर अनाउंस करते हैं
for the beneficial of the students who are not able to continue her or his job for higher education. तो वो स्टूडेंट जो जो वो स्टूडेंट कि जो जॉब कंटिन्यू अपनी एजुकेशन हायर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं पढ़ कर पाते ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो दीज आर स्टूडेंट्स आर नॉट able to these students are not able achieve to achieve their expenditures. So this scheme is very useful for those students who are belong to less developed country areas of the country. तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, द डिटेल ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज सेक्शन 4.5 बी, सैलरी स्कीम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी स्कीम है कि बाद प्रोफेसर्स जो होते हैं या टीचर्स ऑलरेडी दे आर वर्किंग अ जॉब, तो उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की हो गई है कि उनको फुल पे या हाफ पे वो दे आर गेटिंग देयर हायर एजुकेशन, और वो आफ्टर completing her job or degree, and they provide the knowledge to their students। तो उनके लिए भी एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसे सैलरी स्कीम कहते हैं। अंडर these schemes, aid are given to all the students regardless their own or their parents' means. This aid became a type of salary paid by the government to all the students. Aid given to students in federal administrative tribunal areas FATAs, an incentive for higher education, come under this category since it is offered irrespective of the economic status of the students, is given every student in such an area with the objective of promoting the education. The scheme of awarding the scholarship to almost every PhD student in the Pakistan, and the scheme of giving a scholarship to every LLM Sharia student in Islamia University Islamabad can be quoted the salary scheme। तो इस तरह की भी स्कीम स्टूडेंट प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को कि जो वो जॉब भी करें और उसके साथ साथ उनको ऑफ पे या उनको एज ए टीचिंग असिस्टेंट रखा जाए। स्टूडेंट में आई एम व्हेन आई वाज स्टडिंग इन AERC, Applied Economic Research Center, University of Karachi. After completing a 1 year of my coursework, they appoint me a teaching assistant. They appointed me as teaching assistant and they give me a stipend। तो वो एज लाइक अ सैलरी देते थे, इसलिए कि ताकि मैं अपना गुजारा भी चला सकूं और अपनी रिसर्च को भी कंटिन्यू कर सकूं। सो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स को अगर दे आर नॉट गेटिंग देयर स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस, तो वो कंप्लीट दे आर trying to complete their higher level degree of PhD, so they can continue their study with getting a and some stipend or salary from this institution in which they are studying। So this is an important scheme for the students। I hope you are understand this lecture and it is very interesting one। Next, student finance in Pakistan। In Pakistan, especially emphasis has been given in a various plan and policies to assist the student financially। अब स्टूडेंट्स को फाइनेंस करने के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, टू टाइप ऑफ द स्टूडेंट फाइनेंस आर वर्थली मेंशनिंग। दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है अवेलेबल्स हैं, ग्रांट्स इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्टिपेंड एंड लोन। एक तो उनको स्कॉलरशिप या स्टिपेंड दिया जाता है, ग्रांट उनकी। सेकंड वन इज अ लोन। रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांट्स, द 5-year plan 1970 to 1975 stated that properly organized system of scholarship constitute an important
mean of equalizing the opportunity and encouraging the talent, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग मिशन 1970s। तो ये 1970s में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जाएं या लोन दिए जाएं। स्कॉलरशिप के अंदर नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन बनाई गई थी 1970s में। इन एडिशन टू नेशनल स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेशन कमेटी, the sixth five-year plan proposed a launch a comprehensive program of scholarship mean exclusively for the children and youth of the family with limited incomes. The scholarship program has been designed to provide the financial assistance to students at all level of education for study within the country and abroad. तो ये स्कॉलरशिप स्कीम नेशनल बेस पे के स्टूडेंट जो है वो विद इन द कंट्री पढ़ें या अब्रॉड पढ़ें, तो ये HEC भी ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है फॉर हायर लेवल डिग्री के लिए। दिस स्कॉलरशिप इज बी फाइनेंस थ्रू ज़कात एंड उशर्स, उसके थ्रू भी होता है, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड स्पेशली क्रिएट अ फाउंडेशन कॉल्ड द नेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन। जैसा नेशनल टेक्स्ट बुक फाउंडेशन भी इस्लामाबाद में अवेलेबल है, तो ये स्कॉलरशिप भी है। इसके अलावा ये पाकिस्तान बैतुल माल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। द फाउंडेशन इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर कंसिस्ट ऑफ पीपल ड्रॉन फ्रॉम ऑल द walk of the life, including a large number of non-government members. The award of this scholarship will be ensured that no poor student are denied education because of the poverty of their parents. The award is the scholarship will be go toward the fulfill the large policy objective of the plan. तो ये एक नेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप डियर स्टूडेंट बनाया गया था, और इसका मोटो जो था कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो बगैर एजुकेशन के ना रहे, कोई भी गरीब स्टूडेंट जो है उसके लिए एजुकेशन में कोई हिंड्रेंस ना क्रिएट हो। दिस स्कॉलरशिप इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान and it is provide the opportunity for every poor student who are sitting together with the rich student to getting a maximum of his education or getting a higher education. अदर स्कॉलरशिप स्कीम भी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम ये HEC की है, जिनमें सऊदी अरबिया और मुख्तलिफ कंट्रीज शामिल हैं। दे कैन गेट गिव अ scholarships UK, USA and Canada. President 1000 scholarship is one another scheme. Nishan Hadar scholarships, Qaid Azam scholarship, Central Overseas Training Schemes and scheme for the post-master program. स्टूडेंट फाइनेंस थ्रू लोन, वो स्कॉलरशिप थे, अब लोन के थ्रू कैसे फाइनेंस हो। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड एफिशिएंसी विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू द पाकिस्तान। 1970s में 4-5 year plan emphasizes the need of the supplement scholarship with the student loan scheme, कर्ज हसना जिसको कहते हैं, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, थ्रू विच टैलेंट इन स्कूल एंड ऑफ लिमिटेड फाइनेंस मीन might be give a monetary support to pursue the further education, अपनी एजुकेशन को गेन करने के लिए उनको फाइनेंस किया जाए। सेपरेट amount were be allocated to interest free loan and repayment of the loan was planned to realize when the students started earning। तो एक उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, और वो ये देखें ये 1970s में ये प्लानिंग कमेटी ने ये स्कीम बनाई थी, और ये आगे पाकिस्तान में जो है ये फंक्शनलाइज हुई 2016-70s या 2010 में, जब PMLN की गवर्नमेंट थी 2014 में, तो ये स्कीम को लॉन्च करके स्टूडेंट को कर्ज हसना दिया जाता था, थ्रू विच दे आर गेटिंग देयर एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। I hope this video is very interesting and informative for you, and thank you and Allah Hafiz.